एयर इंडिया क्रैश। एयर इंडिया क्रैश की हादसे की उस 32 सेकंड की सच्चाई आज सामने आई है इतने दिनों के बाद। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं 12 जून 2025 की उस भीषण दोपहर में, जब अहमदाबाद के आसमान में सिर्फ 32 सेकंड के भीतर एक ऐसी त्रासदी दर्ज हुई जिसे भारतीय एविएशन इतिहास का सबसे घातक पन्ना कहा जा सकता है। चलिए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस पूरी खबर को जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप इस पूरी थ्योरी पर ले चलूं। एक बहुत बेहतरीन बात आपको बतानी है। यह बेहतरीन बात किस मकसद से है इसको समझिएगा। फ्लाइट उड़ती है, जमीन छोड़ती है। जमीन छोड़ते ही सीसीटीवी कैमरे में नजर आता है रैट, वो डिप्लॉयड हो जाता है। गोल सर्कल में आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, समाचार चैनलों पर देखा होगा, और कहा जाता है कि ये जो विमान है वो उड़ा और उड़ते ही रैट डिप्लॉयड हो गए। और अगर रैट डिप्लॉयड हो गए उड़ते ही, तो सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, सबसे बड़ा यह सवाल है कि शुरुआत के 3 सेकंड से भी कम समय में, यानी कि शुरुआत के माइक्रो सेकंड में जो फ्लाइट का इंजन था वो बंद हो गया। टेक्निकली मैं रिपोर्ट्स की मान रहा हूं, मैं आगे आपको बताता हूं। हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। टेक्निकली वो बंद हो गया, और जब टेक्निकली वो बंद हो गया तो फिर कैप्टन क्लाइव कुंदन, जो कि उस दिन टेक ऑफ कर रहे थे विमान को, और बगल में बैठे थे सुमित संभरवाल, जो कि बहुत सीनियर है, उनमें से किसी ने पूछा क्या तुमने ऑफ किया? मैं आपको बताता हूं ये बात कौन पूछ सकता है। और सुनो, इस बात में जो ब्लैक बॉक्स की बात कर रही है रिपोर्ट, उसमें किसी ने ये नहीं कहा है कि क्या बंद करने की बात की जा रही है। चलो भाई, मान सकते हैं क्या बंद करने की बात की जा रही है। इसमें हो सकता है कि नहीं कहा गया हो, इंजन आपने बंद किया, बस कहा कि भाई डिड यू, मतलब तुमने स्विच ऑफ किया, उसने अगले ने कहा नहीं किया। कहीं भी ये बात नहीं है कि किसने ये कहा कि स्विच ऑफ किसने किया। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते। विमान जब आगे बढ़ता है और क्रैश होता है, उससे पहले की पूरी कहानी सुनकर सिहर जाएंगे आप, क्या हुआ था उस आखिरी सेकंड। लेकिन उससे पहले हम आपको वो बातें भी बताएं जो मीडिया में कही जा रही हैं, जिसको मुंह में दही जम गई है या कुछ जम गया है, क्या जम गया है पता नहीं, जिसको वो बोल नहीं पा रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए दोपहर 1:38 पर उड़ान भरती है, और कुछ ही पलों बाद मेघानी नगर स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल ब्लॉक के पास धधकते मलबे में बदल जाती है। 242 लोगों में से 241 मौत हो जाती है, जमीन पर भी कई जाने जाते हैं। एक यात्री चमत्कारिक तरीके से बच निकलता है। यह न सिर्फ 787 ड्रीमलाइनर टाइप का पहला हादसा था, जी हां, जमीन पर कई जाने गई और एक यात्री चमत्कारिक तरीके से बच निकलता है। यह न सिर्फ 787 ड्रीमलाइनर टाइप का पहला फैटल हुल लॉस है, बल्कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी चर्चाओं का केंद्र बन गया है। इस त्रासदी के बीच 2 सवाल लगातार चर्चा में हैं। पहला, आखिर वह एकमात्र सर्वाइवर कैसे बचा, और दूसरा, ब्लैक बॉक्स जिसे भारत में मौजूद आधुनिक लैब्स में डिकोड किया जा सकता है, क्या वाकई अमेरिका भेजा गया या नहीं।
आधिकारिक टाइमलाइन और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक विमान ने रनवे 23 से यानी रनवे 23 से लिफ्ट ऑफ लिया। लगभग 625 फीट तक चढ़ा। लिफ्ट ऑफ से 29 सेकंड पहले एयर स्पीड 180 नॉट्स दर्ज हुई और फिर अचानक दोनों इंजनों का N2 घटा और उसी क्षण रैम एयर टरबाइन यानी कि रैट एक्टिवेट हुए। मेडे कॉल निकली और 1:39 पर रिकॉर्डिंग बंद हो गई। यानी टेक ऑफ के 32 सेकंड के भीतर यह भयावह हादसा हो गया। कुछ समझ में आया आपको? असली कहानी शुरू होती है यहां। दोस्तों, टेक ऑफ के 32 सेकंड के भीतर रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। जानकारी के लिए बता दूं कि आगे विमान के एक ब्लैक बॉक्स होता है और पीछे भी विमान के एक ब्लैक बॉक्स होता है। वो आप सबने इतने दिनों से ये स्टोरी देख रहे हैं, एविएशन स्टोरीज देखते तो आपको पता ही होगा। ये दो ब्लैक बॉक्स होते हैं और इन दोनों ब्लैक बॉक्स में सबसे कॉमन चीज ये है कि दोनों एक ही चीज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यानी कॉकपिट में क्या चल रहा है। कॉकपिट में क्या चल रहा है यही बात रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब मैं रिपोर्ट्स को देखता हूं और मेरा माथा और तमाम लोगों का माथा घूम जाता है कि भाई कैसे हो सकता है आप किसी घटना में इतने सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे ला सकते हैं। मान लीजिए आपको ठोकर लगी, आप गिर गए, ये सामान्य घटना हो गई। लेकिन उसी पल ये कहा जाए आपको ठोकर लगी, आप गिर गए, इतने में किसी ने ऊपर से बॉल मारी, वो बॉल भी आपको लगी। उसके बाद एक और इत्तेफाक होता है, एक कार आ रही थी, वो भी आपको ठोकर मारकर चली गई। उसके बाद एक और इत्तेफाक होता है कि एकदम से बिजली गिरती है, वो भी आपके ऊपर गिर जाती है। ये सारे इत्तेफाक नहीं हो सकते ना भाई। चोरी करो मगर स्मार्टनेस से। और मुझे लगता है कि झूठ अगर बोला जा रहा है तो थोड़ी स्मार्टनेस से बोलनी चाहिए। ये तो मैं सवाल खड़े कर रहा हूं और मैं आपको बताता हूं। कहते हैं कि साहब 32 सेकंड पर ठप हो गया सब कुछ। अरे 32 सेकंड पर अगर सब कुछ ठप हो गया तो बोइंग जैसे ये ड्रीमलाइनर विमान, इनके पास अपनी बैटरी सिस्टम होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनका मानना है और वो क्लेम करते हैं और इन फ्यूचर हुए भी हैं, माफ कीजिएगा पास्ट में हुए भी हैं। पास्ट में ये हुए हैं। कैसे हुए हैं? विमान क्रैश किया, क्रैश करने के बाद भी 10 मिनट तक के वॉइस उसमें आती है, यानी कौन चीख रहा है, कौन चिल्ला रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ। पायलट्स की आखिरी बात क्या है, हम जो भी है, दिल दहला देने वाली जैसी भी है, वो होता है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि 32 सेकंड के बाद सब कुछ बंद हो गया। और 32 सेकंड के बाद जब सब कुछ बंद होता है तो उसके बाद क्या हुआ? 32 सेकंड में जब सब कुछ बंद हो जाता है उसके बाद हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। और कहते हैं कि सामने वाला जो था ब्लैक बॉक्स वो बच गया, उससे रिकवरी की जा सकती है। पीछे वाला ब्लैक बॉक्स था वो डैमेज्ड है, उससे रिकवरी नहीं की जा सकती है। अब आप समझो, पीछे वाला आप अगर देखेंगे रिपोर्ट्स में, मैं तस्वीर भी दिखा रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो पीछे का टेल आपको बिल्कुल इस तरह से नजर आ रहा है, साबुत, कोई भी जलन के निशान नहीं है पीछे की टेल पर। अगर पीछे की टेल पर जलन के निशान नहीं है और इसको रिकवर भी किया गया सही तरीके से, तो उसका डेटा कहां चला गया? इतना भयंकर वो डैमेज कैसे हो सकता है?
छुपाया जा रहा है या दूसरी लूज फॉल है? दूसरी क्या हो सकती है? बोइंग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है क्या, या रिपोर्ट्स में बात कही गई है कि भैया आपका वो 10 मिनट बाद वाली रिकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रही है? ये इसका तो जिम्मा लो ना भाई। बोइंग इसका जिम्मा क्यों नहीं ले रहा है और सरकार क्यों नहीं पूछ रही? चलिए पॉलिटिकल भी नहीं जाते हैं, सरकार क्या, हम आगे बढ़ते हैं। आपका काम है सवाल पूछना, आप सवाल पूछ लेना, ठीक है? ये होता है। ये जब हुआ उसके बाद आगे का जितनी भी स्क्रिप्ट है, जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी गई, वो सब कुछ उसी प्रकार लिखी गई है कि जैसे किसी को बचाया जा रहा हो, किसी को पूर्ण रूप से बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा हुआ क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूं। विमान उड़ा, बच्चे ने रिकॉर्ड किया, लोग कह रहे हैं कि साहब वो इतना करीब जा रहा था, बच्चे ने जो मोबाइल में आवाज रिकॉर्ड किया उसकी जो वो होती है आवाज और एक जनरल विमान की आवाज, उसमें अंतर होता है। अरे भाई अंतर होगा ही, ये बच्चों वाली बातें बंद करो करना पहले तो। अगर आप नहीं कह रहे हो ना इंजन आपका फेल हो गया था, तो क्या दोनों तो इतने नजदीक से विमान गुजरता ही नहीं अगर वो थ्रस्ट लेता, और अगर वो इतना नीचे गुजर रहा था तो जाहिर सी बात है वो आवाज नहीं आएगी। वो आवाज आती तो पता नहीं क्या चिथड़े उड़ गए होते उतने नीचे, अगर उतनी स्पीड से चल रही होती जितनी स्पीड से उसको होना चाहिए था। स्पीड नहीं थी तो आवाज कैसे होगी? चलिए दूसरी बात, कहते हैं कि साहब हमारे पास जो मिला मलबा, उस मलबे में हमें क्या देखने को मिलता है? उस मलबे में हमें जो स्विचेस थे वो ऑन थे, यानी वहां खेलम खेली हो रही थी। एक पायलट खेल रहा है, दूसरा पायलट कह रहा है नहीं हम दबाएंगे, वो कह रहा हम नहीं दबाएं, हम दबाएंगे। और दोनों एक दूसरे से पूछ भी रहे हैं कि भाई तुमने दबाया? वो कह रहा नहीं मैंने नहीं दबाया। यानी वो खेल कर रहे थे बटन ऑन ऑफ करने का, ठीक है? ये रिपोर्ट कहती है, बहुत मजाकिया रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कहती है कि वो खेल कर रहे थे। और दूसरी बात, एक ब्लैक बॉक्स मिलता है कब? एक ब्लैक बॉक्स की तारीख कुछ अलग है, दूसरे ब्लैक बॉक्स के मिलने की तारीख अलग है। आरोप लग रहे हैं कि अमेरिका चला गया था वो ब्लैक बॉक्स। कई जाने माने पायलट्स इसका दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे पास जानकारी है, हमें पूरी जानकारी है। आप समझ रहे हो? अब बताइए, एक जगह है क्रैश होता है विमान, क्रैश होने के बाद एक ही जगह से एक तो मिल जाता है, दूसरे मिलने में टाइम लगता है। चलिए भाई मानते हैं भाई, बहुत आपकी 2025 में आप जी रहे हैं और आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि एक सामान्य जगह से आप उसको खोज पाए। चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। विमान के विंग रूट और सेंट्रल फ्यूलॉज स्ट्रक्चर सामान्यतः सबसे मजबूत होते हैं और एग्जिट रो की यह पोजीशन इंपैक्ट वेव को अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्रैश डायनेमिक्स के अनुसार खाली स्पेस और स्ट्रक्चरल फिटनेस के कारण फ्रंटल इंपैक्ट फोर्स कम पहुंची, जिसमें उसकी सर्वाइवल विंडो बढ़ गई। बेल्ट सही से लगी थी, किसकी? जो इकलौते बचे शख्स हैं उनकी बेल्ट सही से लगी थी, जिससे उनकी सर्वाइवल विंडो बढ़ गई और आसपास की पंक्तियों में एनर्जी और डिसिपेशन पैटर्न ने उसे मारक चोट से बचाया। यह चमत्कार से ज्यादा डिजाइन, फिजिक्स और पोजीशन का कॉम्बिनेशन है और यही वजह है कि कई एविएशन एक्सपर्ट्स अब सुझाव दे रहे हैं कि हाई रिस्क रो, खासकर एग्जिट रो में 3 पॉइंट्स बेल्ट या माफ कीजिएगा 3 पॉइंट्स बेल्ट या एनहांस रेस्ट्रेट सिस्टम अनिवार्य किए जाएं। अब दूसरा फोकस, ब्लैक बॉक्स विवाद। हादसे के तुरंत बाद मीडिया के कुछ हिस्से में दावा किया गया कि सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और एफडीआर यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को अमेरिका भेजा जा सकता है और यही विवाद की जड़ बना। लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और
एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB के आधिकारिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 12 जून को ब्लैक बॉक्स अहमदाबाद से IAF के विशेष एयरलिफ्ट द्वारा दिल्ली लाए गए। माफ कीजिएगा, 24 जून को। उसी शाम AAIB NTBS की संयुक्त तकनीकी टीम ने डेटा डाउनलोड करना शुरू किया और 25 जून को मेमोरी मॉड्यूल से डेटा एक्सेस व डिकोडिंग पूरी कर ली गई, यानी डिकोडिंग भारत में ही हुई। सरकार ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि ब्लैक बॉक्स भारत में है, जांच AAIB कर रहा है। शुरुआती अमेरिका भेजे जाने की खबरें मीडिया आर्टिकलों पर आधारित थी, जबकि आधिकारिक स्थिति इससे अलग थी। अब जरा सोचिए, शुरुआती अमेरिका भेजने की खबरें मीडिया आर्टिकलों पर आधारित थी, जबकि आधिकारिक स्थिति इससे अलग थी। हां, तकनीकी सहयोग के लिए NTSB शामिल था, पर उपकरण भारत से बाहर नहीं गए। यह स्पष्टता इसलिए जरूरी है क्योंकि पारदर्शिता पर भरोसा तभी बनता है जब तथ्य पब्लिक डोमेन में हो। अब आते हैं प्राइमरी रिपोर्ट की तरफ। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जिसकी तकनीकी फाइंडिंग्स पर टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों का थ्रस्ट गिरा क्योंकि फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में गए। कुछ सेकंड बाद वे वापस रन में लौटे, लेकिन तब तक पावर लॉस की स्थिति में बाहर आना संभव नहीं था। FAA ने अपने बयान में कहा कि फ्यूल कंट्रोल यूनिट में कोई इनहेरेंट मैकेनिकल फॉल्ट के संकेत नहीं मिले, यानी संभावना है कि यह ह्यूमन फैक्टर, इलेक्ट्रिकल इंटरफेस गड़बड़ी या किसी अन्य सिस्टम इंटरैक्शन का नतीजा हो। इस दौरान RAT यानी रैट एक्टिवेशन, APU इनलेट डोर खुलना और मेडे कॉल की टाइमिंग यह दिखाती है कि कॉकपिट में बेहद कम समय में कई क्रिटिकल इवेंट एक साथ हुए और एयरक्राफ्ट के पास रिकवरी की खिड़की ना के बराबर थी। इसी बैकड्रॉप में सर्वाइवर की बचत और असाधारण लगती है। लो एल्टीट्यूड माफ कीजिएगा, लो एल्टीट्यूड और ड्यूअल इंजन पावर लॉस और क्रैश एनर्जी प्रोफाइल में उसका जीवित रहना इस बात का सबूत है कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी और सेटिंग लोकेशन वास्तविक फर्क डाल सकते हैं। शुरुआती हफ्ते में कुछ विदेशी रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में पायलट्स इंटेंशन जैसी थ्योरी भी सामने आई, लेकिन AAIB ने साफ किया कि फाइनल रिपोर्ट के बिना किसी एक वजह को निष्कर्ष मानना जल्दबाजी होगी। लेकिन जल्दबाजी होगी, सच कब आएगा वो बात की बात है। और अभी सभी संभावनाओं पर जांच जारी है। पत्रकारिता के लिहाजा से जरूरी है कि हम दावे और आधिकारिक रिकॉर्ड्स दोनों रखें ताकि दर्शक खुद तय करें कि किस पर भरोसा करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के दो मुख्य सबक मिलते हैं। पहला, सर्वाइबिलिटी महज किस्मत नहीं बल्कि डिजाइन, सेफ्टी, इक्विपमेंट और पोजीशनिंग का विज्ञान है जिसे सुधारा जा सकता है। दूसरा, ब्लैक बॉक्स जैसी अहम जांच सामग्री पर स्पष्ट और समयबद्ध पारदर्शिता अफवाहों को रोकने में मदद करती है। हमारी अपील है कि AAIB और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री CVR और FDR का टाइम स्टैम्प सारांश पब्लिक डोमेन में जारी करे। सर्वाइवर की सेटिंग और माफ कीजिएगा सिटिंग जहां बैठते हैं, सर्वाइवर की सिटिंग और बेल्ट यूज पर आधिकारिक डिटेल दे और इंटरिम सेफ्टी रिकमेंडेशन तुरंत लागू करें ताकि अगली बार अगर ऐसी त्रासदी हो तो मौत और जिंदगी के बीच 32 सेकंड और लोगों के पक्ष में झुक सके। याद रखिए, एक आदमी का बचना सिर्फ उसके किस्मत की कहानी नहीं बल्कि एक सबूत है कि कैसे वह जो है सरवाइव किया। बने रहे, बहुत